Hello my dear friends, welcome back to my channel Lakshmi Gyan Udyog. Today in this video we are going to start with the accounting part 2. In the previous video we have done some of the basic concept of accounting definition and some functions of accounting. Now we are going to do some of the remaining basic of accounting in these videos. So the first basic term in this video we are going to start with the discounting. What is discount? It is the rebate given by the seller to the buyer. It is of two types, cash discount and trade discount. डिस्काउंट क्या होता है? सपोज करो जब भी हम मार्केट में कुछ भी सामान को खरीदने जाते हैं, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से कम प्राइस में अगर हम उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो ये क्या होता है? डिस्काउंट। यानी कि जो सेलर ने बायर को उस प्रोडक्ट को कुछ डिस्काउंट पे दिया है। अब जो डिस्काउंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन डिस्काउंट जैसे कि हमने पढ़ा दो तरीके के होते हैं। हम बात करें कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? सपोज करो बायर ने सेलर से कुछ सामान खरीदा, अब उस सामान के अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। बायर ने अभी तक सेलर को उस सामान के पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं कि मैं थोड़े समय बाद दे दूंगा, थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। तो सेलर क्या कहता है कि चलो तुम मुझे, अगर सपोज करो बायर को सेलर को 10,000 रुपये देने थे उसने, क्योंकि बायर ने सेलर से कुछ सामान खरीदा तो उसकी 10,000 रुपये देने हैं। बायर कहते हैं कि मैं ये जो तुम्हारा पैसा है 10,000 रुपये मैं अभी ना दे के थोड़े समय बाद दे दूंगा। सेलर कहता है कि अगर तुम मुझे अभी पैसा दे दोगे ना तो मैं तुम्हें इस 10,000 पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। अगर तुम मुझे अभी पैसे देते हो तो तुम अभी मुझे 9,000 रुपये दे देना। अगर तुम मुझे ये पैसा कुछ समय बाद दोगे तो मैं उस 10,000 रुपये लूँगा। यानी कि जो हमारा सेलर है वो पैसा लेने के लिए डिस्काउंट दे रहा है अगर बायर को, तो हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये जो कैश डिस्काउंट हमने दिया अपने बायर को, ठीक है, फॉर क्विक पेमेंट, दिस डिस्काउंट इज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये डिस्काउंट जो है हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट अलाउ बाय द सेलर टू देयर कस्टमर एट अ फिक्स प्राइस ऑन द लिस्ट ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान को खरीदने में अगर हमें सेलर एक फ़िक्स रेट ऑफ डिस्काउंट देता है, हर किसी को डिस्काउंट देते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये प्रोडक्ट खरीदो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि एक फ़िक्स परसेंटेज है कि आप कोई भी जाके उस सामान को खरीदेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक ऐसा डिस्काउंट है कि जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, जो डिस्काउंट हमने अपने बायर को दिया, अपने कस्टमर को दिया, इस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि जो हमारा बायर है जिसने हमसे सामान खरीदा अभी तक पेमेंट नहीं की, हम चाहते हैं कि वो पैसा हमारा निकल जाए, वो पैसा हमें जल्दी मिल जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने बायर को डिस्काउंट देते हैं कि आप हमें पूरा पैसा ना दे के इतना दे दो, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसके बाद आती है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट दैट डेटर्स हैज़ नॉट पेड इवन आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर एंड हैज़ नो इंटेंशन ऑफ पेइंग इन द फ्यूचर। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो सपोज करो सेलर ने बायर को कुछ सामान बेच दिया, लेकिन बायर ने अभी तक उस सामान का पैसा नहीं दिया सेलर को। बायर कहते हैं कि मैं ये पैसा तुम्हें कुछ समय बाद दे दूंगा। बायर ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ सामान, तुम पैसा कुछ समय बाद दे देना, क्योंकि सेलर बायर को जानता था, तभी उसने उसको ट्रस्ट करके वो सामान दे दिया। हाँ, सेलर ऐसे ही किसी को सामान नहीं देगा जो कि अनजान है, यानी कि जो जानता है कि ये पैसे दे देगा या जानकर है उसको वो सामान दे दिया, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। यानी कि जब सेलर बायर को सामान दे देता है बिना पैसे लिए, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। यानी कि पैसे तो वो लेगा लेकिन कुछ समय बाद। अब हमने क्या किया है, जिसको हमने सामान दिया था उससे कहा कि अब टाइम हो गया है, तुमने इतने दिन का समय मांगा था, तो अब मेरा पैसा वापस लौटा दो। उसने कहा मैं अभी नहीं दे रहा, कुछ समय बाद दूंगा। हमने 3-4 बार उसको पैसे मांगे, लेकिन वो हर बार ये कहता है कि मैं अभी नहीं दे रहा, बाद में दूंगा। तो हमने ये समझ लिया कि अब उस बायर की कोई इच्छा नहीं है हमें पैसे देने की, ये पैसा हमने मान लिया कि डूब गया, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। It involves spending cash or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services. It is of 3 type. एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हमारे खर्चे
जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, यानी कि जो खर्चा हमने किया किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात करते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो होते हैं जो कि एक सेलर रीसेल पर्पस के लिए जो सामान खरीद के लेके आता है, जो स्टॉक होता है, जो सामान बेचने के लिए लेके आता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। असेट्स क्या होगी, असेट्स फिक्स असेट्स होते हैं, करंट असेट्स होते हैं, यानी कि वो असेट्स, वो चीज़ जो कि जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। सपोज करो बिजनेस में बिजनेसमैन की खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, जो डेटर्स है, ठीक है, जो कैश है, जितना भी सामान अपने बायर या अपने सेलर के पास होता है, उसका जितना भी पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, जो हमने अब एक्सपेंडिचर किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो एक्सपेंडिचर है वो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रिवेन्यू मतलब जो पैसा जनरेट हुआ कुछ सामान को बेच के। अब ऐसा खर्चा जो कि हमने अपने रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया, इट रेफर टू एन एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि हम जानते हैं हम अकाउंट्स बनाते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने उस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। ठीक है, अब हमने अपना सामान बेचना था, जिस भी चीज़ का हम क्या करते हैं बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए हमने क्या किया, एक बिल्डिंग ली, ठीक है, या एक ऑफिस लिया। उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, उस सामान को बेचने का काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस करते हैं उस सामान को बेचने का। अब हमने क्या किया, उस सामान को बेचने के लिए हमने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को भी रखा। ठीक है, अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, अपनी जो बिल्डिंग है उसको क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। जो भी वर्कर हमने रखे, जो भी बेनिफिट हमें मिल रहा है उनसे, अब हमने एम्प्लॉयज़ को रखा। वो क्या करेंगे, क्यों रखा है, ताकि वो रिवेन्यू को जनरेट कर सके, ताकि हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनको बेच सके। उनको बेचेंगे तभी तो रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा खर्चा जो हमने 1 साल के अंदर किया ताकि हमारा जो रिवेन्यू है वो जनरेट हो सके। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 ईयर। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हमने खर्चा तो किया लेकिन अपने रिवेन्यू को जनरेट करने में नहीं, बट कैपिटल में। सपोज करो कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन का बिज़नेस करते हैं, उस प्रोडक्शन के लिए हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। हम वो मशीन लेके आ गए। ठीक है, हम वो मशीन लेके आए, उस मशीन का यूज़ करके हमने क्या किया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। अब ये जो मशीन है वो 1 साल तो चलेगी नहीं, 1 साल से ज़्यादा ही चलेगी, 5 साल 10 साल, तो हम इसका यूज़ जो है बहुत सारे सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जिस प्रोडक्ट पे हमने खर्चा किया, जिस चीज़ पे हमने खर्चा किया, ठीक है, ताकि उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिल सके, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ likely to be derived over number of years। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर खर्चा, रिवेन्यू यानी कि काम को जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसको बेचा, जो पैसा है उसको बोलते हैं रिवेन्यू। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक ऐसा खर्चा होता है जो हमने रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने कहा हम इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोगों को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में और वो अट्रैक्ट होके उस एडवर्टाइजमेंट से हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है क्योंकि लोगों को पता चल रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। अब एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा किया, क्या वो एडवर्टाइजमेंट 5 साल चले, 6 साल चले, यानी कि उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू। After that, liabilities. Liability refer to financial obligation of a business. It denote the amount which a business owns to other. यानी कि liability का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो एक बिजनेसमैन को किसी और को देना है। सपोज करो बिजनेसमैन कोई किसी चीज़ का बिजनेस करता है, ठीक है, उस बिजनेस को गारमेंट्स का बिजनेस करे, एक बिजनेसमैन है वो गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है, टी शर्ट, ठीक है, लोअर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो लेके आ रहा है,
बहुत सारे गारमेंट्स या क्लोथ्स वगैरह लेके आ रहे हैं अपने शोरूम में उनको बेचने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं डीलर जिनसे वो कैश में लेके आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनसे वो क्रेडिट में उधार में लेके आ रहा है। ठीक है, अब जिनसे वो उधार में लेके आ रहा है तो उनको उसका पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। एक तरीके से लाइबिलिटी है कि वो सामान तो लेके आया लेकिन पैसा नहीं दिया नहीं है, इसका मतलब देना नहीं है, देना तो है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, बैंक से लोन लिया, हमने अपने बिजनेस को चलाना है, हमें लोन की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमने बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट भी देना है। जो लोन है ये तो नहीं है अब वो हमारा हो गया, हमने रिटर्न तो करना है, वापस तो करना है। यानी कि कुछ कहीं से हमने पैसा लिया, कहीं से हमने प्रोडक्ट लिया, तो हमें उसको पैसा देना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, या तो करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जानते पहले करंट लाइबिलिटी क्या होता है। इट रेफर टू दोज विच आर टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर। यानी कि करंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि जिसकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, यानी कि हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स काम करते हैं, उनको हमने सैलरी देनी है, उनको हमने वेजेस दे रहे हैं, तो वो अब सपोज़ करो हमने 1 महीने का पैसा उनको नहीं दिया लेकिन अभी हमें उनको देना है। ये तो नहीं है कि हम 2 साल बाद दें, 3 साल बाद दें, नहीं, 1 साल के अंदर अंदर हमें उनको पैसा देना है। उनको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिनका पैसा हमें 1 साल के अंदर नहीं देना होता, वो लंबे समय के लिए होते हैं कि हमें, लेकिन इसके अंदर तो हमारी लाइबिलिटी है कि 1 साल के अंदर पैसा देना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या होता है, हमें पैसा 1 साल के अंदर नहीं पे करना होता है, हमें कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है, 1 साल से ज़्यादा। It refers to those which fall due for payment in a relatively longer period. उसके बाद हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसको करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स विच हेल्प देम टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड्स। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन हुई है उनको हम रिकॉर्ड कर सके, ताकि जो ओमिशन, जो फ्रॉड है, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन हम ताकि भूल ना जाए। ठीक है, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर ले। सपोज़ करो हमने किसी को पैसा देना है 10,000 रुपये, हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया कि हमने उसको 10,000 रुपये देना है, या फिर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसको 10,000 देना है, तो वो हमसे कह सकता है कि आपको हमें 15,000 देना है, हमें 20,000 देना है। तो इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, कोई एंट्रीज हमसे छूट गई हो, किसी से हमने पैसा लेना हो, अगर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तो वो हमें देगा ही नहीं। यानी कि अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक तरीके से क्या है, हमारा बेनिफिट है, हमें पता चल जाएगा कोई एंट्री छूटी तो नहीं है, कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। सेकेंड पॉइंट है टू ascertain the net profit or loss suffered on account of business transaction during a particular period and to know the exact reason leading to profit or loss। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो 1 साल के लिए करते हैं, तो हमें ये पता चल जाए कि 1 साल के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और हमें ये पता चल जाए कि किस किस रीज़न की वजह से, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या रीज़न है, लॉस हुआ है तो क्या रीज़न है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ बैलेंस शीट। यानी कि तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो ये होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या हमारे बिजनेस अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, या फिर हमारे बिजनेस को लगातार लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कितने लोग हमारे बिजनेस के बारे में जानते हैं, यानी कि कितनी हमारी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। उसके बाद है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। यानी कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये तो है नहीं कि हमने 1 साल बनाया छोड़ दिया, हर साल बनाते हैं, हर साल हम अकाउंटिंग करते हैं, हर साल हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। हम ये चेक कर सके कि पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, या फिर अगर हमें पिछले साल प्रॉफिट हुआ था और इस साल लॉस हुआ है तो क्या रीज़न है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, ईयर टू ईयर हमें पता चल सके हमारे बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर, क्रेडिटर, बैंक एम्प्लॉयज एक्सेट्रा हु परफॉर्म एन इन डेप्थ एनालिसिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं, अकाउंट करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, ये हमारी हेल्प करता है। अगर हमने किसी बैंक से लोन लेना है,
तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो बिज़नेस है उसकी पोजीशन कैसी है, आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि आपका बिज़नेस कैसा है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। उसके बाद आते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट क्या होते हैं? अ रिसिप्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर द रिसेप्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट इट्स मॉनेटरी वैल्यू। इट एक्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच रिसिप्ट एंड इज असेंशियल फॉर बुक कीपिंग। यानी कि रिसिप्ट क्या होता है? कोई भी सामान हमने बेचा, ठीक है, कोई भी सामान हमने खरीदा, तो उसके बदले में क्या होता है? एक तरीके का बिल मिलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट दो तरीके की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? बिजनेस जनरेट दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट टू डॉक्यूमेंट देयर नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटी फ्रॉम विच दे हैव अर्न रिवेन्यू। सपोज करो एक सेलर के पास बायर कुछ सामान खरीदने जाता है, तो बायर उस सामान खरीदता है, पैसे देता है और बदले में क्या लेता है? बिल लेता है। लेकिन जो सेलर है उसने क्या किया? रिसिप्ट बनाई, एक बिल बनाया। ठीक है, ये जो बिल बनाए जाते हैं ये हेल्प करते हैं ओनर की, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने में। जब भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं कि हमने कितने का सामान बेचा, हमारे पास रिसिप्ट है तो हम इजीली पता कर पाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट इज ओकेजनली इन नेचर एंड इज ओनली जनरेटेड अगेंस्ट बिजनेस ऑपरेशन सच एज द सेल ऑफ मशीनरी। सपोज करो हमने सपोज करो जो मशीन खरीदी थी अपने प्रोडक्ट को की प्रोडक्शन के लिए, अब वो मशीन क्या हो गई है? आउटडेटेड हो गई है। अब नई नई मशीन आ रही है, तो हमने सोचा कि हम इस मशीन को बेच के एक नई मशीन लेके आते हैं। जो हमने अपनी पुरानी मशीन को सेल किया उसके बदले में जो रिसिप्ट मिली उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, वो डेली बेसिस पे होते हैं, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो ओकेजनली होती है। मशीन हम रोज़ रोज़ तो नहीं बेच रहे। अगर हाँ हमारा मशीन बेचने का काम है तो ये एक तरीके की रिवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर हमारी एक ही मशीन है जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, हमारा मशीन बेचने का काम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे। अब बिजनेस इंकर सेवरल कॉस्ट टू अर्न रिवेन्यू। एक बिजनेस बहुत सारे खर्चे करता है रिवेन्यू को अर्न करने के लिए। दिस कॉस्ट आर टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस जैसे कि हमने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है, हमने सैलरी पे की, और बहुत सारे इस तरीके के एक्सपेंसेस जो हम करते हैं अपने रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इट इज़ द अमाउंट यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो अमाउंट होती है, वो पैसा होता है जो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं, खर्च करते हैं, ताकि हम अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें या सेल कर सके। उसके बाद आता है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट होते क्या है? एन अकाउंट कैन बी डिस्क्राइब एज द समरी ऑफ ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल इवेंट अगेंस्ट देयर मॉनेटरी वैल्यू अंडर पर्टिकुलर हेड। एन अकाउंट हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल फाइनेंशियल इवेंट ऑफ रेलिवेंट नेचर आर रिकॉर्डेड इन ईदर ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, सपोज करो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट होता है जिसकी एक साइड लिखा जाता है डेबिट और एक साइड लिखा जाता है क्रेडिट। ठीक है, अब जो भी हमने ट्रांजैक्शन की बिजनेस में उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं अकाउंट में। सपोज करो हमने अपना प्रोडक्ट बेचा, हमने अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, तो प्रोडक्ट सेल करने के बदले हमें क्या मिला? पैसा। तो हम एक साइड लिखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कम हो गए, ठीक है, हमारे स्टॉक कम हो गए, और दूसरी साइड लिखेंगे कि हमारा जो कैश है वो बढ़ गया। यानी कि एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट पड़े। हमारा सेल हुई तो हमारा जो सामान है, जो स्टॉक है वो कम हुआ, और दूसरा हमारे पास कैश जनरेट हुआ। तो अकाउंट टी शेप फॉर्मेट होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट पड़ते हैं अकाउंट्स में। उसके बाद जानते हैं गुड्स क्या होता है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझोगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करोगे। उसके बाद हम जानते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स आर द प्रोडक्ट that form the central part of a business operations. Any product which a business procure not for using it in production but to sell can be defined as a goods. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, बट जो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। गुड्स एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। बिल्स रिसीवेबल। Bills receivable is mentioned as the accounting term for bills of exchange.
During credit sale, the seller issue a bill of exchange to the customer. The bill contains information regarding the financial event and its monetary value which the customer is yet to pay. It is short-term assets of business and is recorded अंडर करंट एसेट्स इन अ बैलेंस शीट. यानी कि सपोज करो एक सेलर ने अपने कस्टमर्स को उधार में सामान दे दिया कि उनसे पैसा लेना है, तो उसके बदले में जो सेलर है वो क्या करेगा, एक बिल्स रिसीवेबल को बनाएगा, ठीक है, और वो कस्टमर को दे देगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल. यानी कि बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये है कि वो पैसा अभी हमें मिलना है. Bills payable. A bill payable is the accounting translation of a bill of exchange. This type of bill of exchange is issued by the purchaser to the document a credit purchase against its monetary value. It is a short-term liability and is recorded under current liability in a balance sheet. ये एक तरीके की लाइबिलिटी होती है. जैसे कि हमने कहा था कि कई बार क्या होता है, सेलर प्रोडक्ट लेके आता है, गुड्स लेके आता है उसको रीसेल करने के लिए. सेलर गुड्स खरीद के लेके आता है उसको रीसेल करने के लिए क्रेडिट पे, उधार में. अब जब वो सेलर उधार में सामान लेके आया उसको रीसेल करने के लिए, तो जो जिससे उसने सामान को परचेज किया था वो क्या करेगा, एक बिल्स पेबल बना के देगा कि तुम्हें इतना पैसा मुझे पे करना है. एक उसकी रिसिप्ट जो है वो परचेजर के पास रहेगी, एक सेलर के पास रहेगी. जो बिल्स पेबल होते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होते हैं. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है? It refers to a system of bookkeeping and accounting wherein both aspects of financial event are recorded in the books, debit and credit. Under this system, ledger are drawn with respect to the number of account involved in a financial event. Each transaction is posted twice, both the credit and debit aspect of a transactions in respective account chronological. Each account is drawn with respect to individual entities involved in a transaction. According to the double entry system rules, the total of debit and the credit at the end of summarizing would be equal, as each posting to an individual account should have a corresponding entry to another related account to account for both the aspects of a single financial transaction. Suppose करो हमने एक सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, उसमें क्या किया हमने कि कोई भी प्रोडक्ट सपोज करो हमने एक शाम को हमने क्या किया, शाम से हमने सामान लिए, गुड्स लिए. शाम से हमने बिजनेसमैन ने, ठीक है, गुड्स उधार पे लिए, क्रेडिट में लिए. तो इसका डबल इफेक्ट पड़ा. एक तो हमारा जो शाम है, ठीक है, वो बढ़ गया, और दूसरा हमारे क्या हो गए, गुड्स बढ़ गए. ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. हमने जैसे पढ़ा, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं. उसके बाद हर एक पर्टिकुलर पर्सन के, हर एक पर्टिकुलर आइटम के अलग अलग प्लेस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करते हैं, उनके अकाउंट बनाते हैं. राम का अकाउंट है तो एक प्लेस पे बनाएंगे, श्याम का अकाउंट है तो एक प्लेस पे बनाएंगे. ठीक है, सपोज़ करो हमारा कैश अकाउंट है और किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है, शाम का अकाउंट है, ठीक है, और एक कैश अकाउंट है. शाम को जब हमने पैसे नहीं दिए, उधार में सामान लिया, तो हमारा कैश जो शाम का अकाउंट था वो बढ़ गया कि हमने शाम को पैसे देने हैं. जब हमने शाम को पैसे दे दिए तो शाम का जो अकाउंट है वो क्या होगा, अगर हमने डेबिट किया तो उसमें क्रेडिट कर देंगे. डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा. अगर डेबिट इक्वल है क्रेडिट के तो हमने सही एंट्री की है. ठीक है, हर एक एंट्री के डबल एस्पेक्ट होते हैं. सपोज करो हमने शाम को पैसे रिटर्न कर दिए तो शाम तो ख़त्म हो गया, अब शाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और साथ के साथ हमारा जो कैश है वो भी कम हो गया. यानी कि इससे हमारे दो अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा. एक तो हमारे कैश अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा और एक हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा. बुक कीपिंग बेस ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक कीपिंग क्या होता है कि एक तरीके की आर्ट होती है कि किस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपनी सारी की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच बियर अ मॉनेटरी वैल्यू आर रिकॉर्डेड. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. इट्स मेन पर्पस इज रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. इट
इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद अकाउंटिंग। यानी कि अब हम जानते हैं अकाउंटिंग में क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग जो है एक ब्रॉड टर्म है। लेकिन अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ये डिफरेंस है। बुक कीपिंग जो है वो एक जनरल एंट्रीज पास करते हैं, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक बेस है। बिना बुक कीपिंग के हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। हम डिफरेंस जान लेते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग इट इज़ कंसर्न ओनली विद रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जितनी भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिजनेस के अंदर, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम बुक कीपिंग में करते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड क्लासीफाइंग, ठीक है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूज़र। यानी कि जो अकाउंटिंग है हमारी, उसके अंदर हम क्लासीफाइंग भी करते हैं, अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले हमें बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। जो अकाउंटिंग है वो क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। और अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको जान सके। इट इज़ डन बाय जूनियर लेवल स्टाफ। बुक कीपिंग जो है एक जूनियर लेवल स्टाफ के द्वारा की जाती है, बट अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमारा सीनियर लेवल स्टाफ परफॉर्म करता है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, वो जान लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हमें क्या करता है, जो बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए उनके सारे रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर जो बैंकर है, जो जिनसे हमें लोन लेना है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको क्या करता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे बिज़नेस के बारे में, हमारे अकाउंट्स के बारे में, कि हमारे अकाउंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अकाउंटिंग प्रोवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग की वजह से हमें अपने हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। Accounting provide the facility of comparative study of the various aspects of business like profit, sale, purchase, etc. with that of previous year and help businessmen to make decision। यानी कि हम एक पीरियड की अकाउंटिंग तो करते नहीं, हम अलग अलग पीरियड्स की अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि ये मतलब नहीं है कि हमने एक साल अकाउंटिंग की उसके बाद हम अकाउंटिंग नहीं करते, नहीं, एक साल की अकाउंटिंग कंप्लीट हुई, हम नेक्स्ट ईयर फिर से अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है जानने में, कंपेयर करने में कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल हमारी कितनी सेल हुई थी, इस साल कितनी सेल हुई है, पिछले साल हमने कितने का सामान परचेज़ किया था और इस साल कितने का किया है। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करता है कंपेयर करने में प्रीवियस ईयर के साथ। अकाउंटिंग फॉर्म अ बेसिक इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय डिवीज़न एक्टिविटी एक्सेट्रा। सपोज करो हमें पता चलता है कि हमारी सेल जो है पिछले साल से कम हुई है, तो हम अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे बिज़नेस में, तो हम उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। हमें ये पता चल जाएगा अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें कौन सी एस्पेक्ट पे, कौन से पार्ट पे अपने बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज एन अप्रूवल एविडेंस इन लीगल मैटर। सपोज करो हमने अकाउंटिंग किया है, ठीक है, हमने रिसिप्ट ली, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो ये हमारी हेल्प करता है किसी भी लीगल मैटर में एज अ एविडेंस। उसके बाद सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग कैसे होती है, किस किस चीज़ों की अकाउंटिंग होती है, सबसे पहले हम जानते हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस शीट। जैसे कि हमने जान लिया अकाउंटिंग में, यानी कि 11th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 11th-12th क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? हम अपने सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, जिससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलेगा? थ्रू द बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट हम बनाएंगे या बनानी सीखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद हम जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय बिजनेस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पे भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पे यानी कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया तो हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल के, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमें ये हेल्प हो जाती है वहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो, कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि हम मैनेज करते हैं अपने अकाउंटिंग को। जो मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो ये होता है कि ये हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट में, कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बिज़नेस ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो किस तरीके से प्लान करें, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से हमें लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है, किस तरीके से रॉ मटेरियल को हमें कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें पैकिंग वगैरह करनी आती है। ये एक वास्ट टर्म है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? दिस ब्रांच इज़ यूज फॉर टैक्स पर्पस। यानी कि जो भी पैसा हमने प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल कैसे होगा? जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तभी तो हम टैक्स दे पाएंगे। इनकम टैक्स एंड जीएसटी एज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। अब हम जानते हैं कुछ लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की। वो लिमिटेशन क्या होती है? वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इट कंसिडर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी, ऑनेस्टी, स्किल्स आर इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग। सपोज करो किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, ठीक है, बहुत सारी मेहनत की है, वो बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है जो रिलेटेड टू मनी है। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे कि कितनी ऑनेस्टी से एम्प्लॉयज़ ने काम किया है, ठीक है, कितनी स्किल यूज़ की गई है, कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ यूज़ नहीं होती। इट कंसिडर्ड ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस। सपोज करो जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हमने मशीन खरीदी, तो हमने उसको रिकॉर्ड किया होगा कि मशीन उस समय हमने 5 लाख की ख़रीदी थी, तो अभी तक उस पर क्या है, डेप्रिशिएशन भी लगेगा, हर साल उसकी कीमत कम या ज़्यादा होगी, जो हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। कि सपोज़ करो हमने मशीन ली 5 लाख की, अब वो मशीन 5 साल तक चलेगी तो उसकी वैल्यू 5 साल के बाद 0 रह जाएगी। लेकिन अगर हम उस मशीन को बेचते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। या फिर अगर हम वही मशीन आज बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें वो 5 लाख की मिले, वो ज़्यादा महंगी मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी, लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया है वो वही रिकॉर्डिंग रहेगी। यानी कि जो हम अकाउंट बनाते हैं वो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बनाते हैं, जिस प्राइस में हमने रिकॉर्ड किया था वही प्राइस रहेगा। It is influenced by personal judgment and not free from personal bias which affect its credibility। यानी कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है। हर पर्सन क्या करता है, अपनी अपनी पर्सनल जजमेंट देता है किसी भी चीज़ के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। इट इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग विच मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ मोर फेवरेबल पोजिशन दैन द एक्चुअल पोजिशन। यानी कि एक और लिमिटेशन अकाउंटिंग ये है कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं ताकि कुछ इस तरीके की हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं कि लोग देख के उससे अट्रैक्ट हो जाए और हमें इजीली लोन दे, हमें क्रेडिट दे। यानी कि हम चेंजेस कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में, अपने अकाउंट्स में, ताकि हम अपने बिजनेस की पोजीशन को अच्छा दिखा सकें। Financial accounts are unsuitable for forecasting because they are only recorded of past events। यानी कि जो हम
रिकॉर्ड करते हैं वो हम किसका करते हैं, जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, पास्ट ट्रांजैक्शन होती है उनके बेसिस पे करते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक भी है वो जानते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज़ बी एबल टू डिपिक्ट अ क्लियर व्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते बनाते हैं वो इस तरीके से हो जो कि हमारे बिजनेस का जो हमारा बिजनेस है उसको अच्छे से शो कर सके कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। रिलायबिलिटी यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफेबल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। यानी कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स की रिकॉर्ड किया है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर हमने सेल की है, अगर हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है तो हमारे पास उसकी जो प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। Relevance, accounting information must be relevant to the objective of enterprises. To be relevant information must help the user of accounting information in making decision. यानी कि जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, accounting information should be present in such a manner that they are understood easily by their users such as investor, employees etc. यानी कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई गई है, जो भी उनका यूज़ करेंगे, जिसको भी ये प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, उनको समझ आना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा है। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उस अकाउंट्स को देख के उससे पता चल जाए कि हमारा बिजनेस कैसा है, समझ में आनी चाहिए अकाउंटिंग। कंपेरेटिबिलिटी, इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन प्रीवियस ईयर डाटा सो इट can be compared with current year so that current performance be compared with the past performance। यानी कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो हर साल करते हैं तो ये हेल्पफुल करता है कि इससे हेल्प हो जाती है कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड है हम उसको क्या कर सकते हैं अपने करंट ईयर के रिकॉर्ड्स के साथ, करंट ईयर की अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारा जो बिज़नेस है वो पहले के मुताबिक अब कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कितनी अब ग्रोथ हो रही है। के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।